Assalamu alaikum to all the participants and viewers who are watching us live on our Facebook page, Rehan AI Teachers Institute. Myself, Mariam Zulfikar, training wali, working as Vice Principal at Rehan School Online Academy and Facilitator at Rehan AI Teachers Institute, Teacher Training Bootcamp for 2 months. Tonight is 18th August 2025. The time is 9 minutes past 9 p.m. UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time. Today, I have a very special participant and the team member of Rehan Power School System, and he is the principal of Orangi Campus, Karachi. And now he was appointed as Director of Yoga at Rehan School System. Manoj Yogawala with us. Assalamu alaikum, Manoj bhai. Please turn on your camera. Thank you for joining. Walaikum assalam. Thank you for such a wonderful introduction. And the other day, on Friday, guys, I just introduced you with our Manoj Bhai, that he is so skinny, and you guys can experience it in live session. He's actually so skinny, and he's wonderful yoga director and meditation as well. And today we'll go for the live yoga and meditation process so that you guys can experience the actual benefits and how you can go through the yoga and meditation on day-to-day basis, and it will really boost your energy, your immune system, as well as your health. So over to you, Manoj bhai. Okay, First, so Manoj bhai पहले अपना introduction दे दीजिएगा, and then okay, so hello, namaste and assalamu alaikum to you all. मेरा नाम है मनोज तेजा माहेश्वरी. मनोज मेरा नाम है, तेजा मेरे वालिद साहब का नाम है और माहेश्वरी मेरी कास्ट है. और जब से मैंने रेहान फाउंडेशन मैंने ज्वाइन किया तब से मेरा नाम जो है मनोज योगावाला रख दिया गया. स्पेशल थैंक्स टू सर रेहान अलावाला जिन्होंने जो है मेरा नाम जो है मनोज योगावाला रखा. सो मुझे जो है रेहान फाउंडेशन ज्वाइन करते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं और मैंने अपनी शुरुआत जर्नी की थी और मैंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में और मेरा ताल्लुक जो है कराची से है और मैंने तकरीबन 7 साल टीचिंग करवाई है. और इसके अलावा मुख्तलिफ कोर्सेज भी किए थे, जैसे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, सर्टिफाइड ट्रेनिंग कोर्स और अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर कोर्स जिसमें कलर थेरेपी, रेकी हीलिंग, एक्यूप्रेशर, ये सारी चीज़ें भी मैंने साथ साथ सीखी. और योगा का भी एक पैशन था मेरा. योगा शुरुआत में पैशन था मेरा इससे पहले ज्वाइन करने से पहले. तो योगा करते करते फिर लोग इंस्पायर हुए, फेसबुक पे भी पोस्ट लगाई. फिर सर रेहान अल्लाह ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप योगा सिखाएं यहाँ पर. तो स्टार्टिंग में मैं प्रोफेशनली नहीं था, तो मैंने सर रेहान से पूछा कि मैं जो है क्यों सिखाऊं, मैं तो सर्टिफाइड नहीं हूँ. तो सर रेहान ने कहा नहीं, आप करें, शुरुआत तो करें आप. तो फिर मैंने इस तरीके से मैं जो है सिखाना शुरू कर दिया. और उससे पहले संडे में सिर्फ हमारे टेम्पल है हमारे यहाँ पर कराची में, तो यहाँ पर मैं सिखाता था संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी सोशल सर्विस के लिए. तो उसके बाद फिर यहाँ पर शुरुआत करते करते जैसे कि ऑनलाइन मेरे को काफ़ी सारे कनेक्शन बने. मेरी मुलाकात डॉक्टर योगी वजह से हुई और डॉक्टर योगी वजह ने जो है मुझे ऐसे ही सर्टिफाइड कर दिया मुझे. और उसके बाद फिर जो है न्यू ईयर जब आया 2024 का, तो न्यू ईयर में जो है मुझे 98% डिस्काउंट ऑफर में एक कोर्स मिला सर्टिफाइड योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का, और वो मैंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया और इसके बाद फिर मैं जो है सर्टिफाइड योगा टीचर बन गया. तो इस तरीके से जो है वो मेरा जो पैशन था वो मेरा प्रोफेशन बन गया. और नाउ आई एम योगा डायरेक्टर ऑफ रेहान स्कूल and Rehan Foundation overall. So this is all for my introduction. Thank you so very much, Manoj bhai, and welcome in Rehan AI Teachers Institute as well. जिस तरह के हम पहले भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स से आपको इंट्रोड्यूस करवा चुके. आई होप कि ये पार्टिसिपेंट्स भी आपसे कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे मेडिटेशन योगा के बारे में. सो कोई सवाल है पार्टिसिपेंट्स तो आप पूछ सकते हैं योगा मेडिटेशन के बारे में भी, और अगर कोई और सवाल हो तो वो भी आप नोट पे से कर सकते हैं.
जी मिस गुलशन, आपको भी सवाल है? जी मिस मरियम, मैंने जी जी ये प्लीज। सर मनोज से पूछना था। आपने कहा कि साइकोलॉजी में आपने मास्टर्स किया, तो योगा आपकी इंस्पायरेशन है। आपको क्या लगता है साइकोलॉजी और योगा ये कोई इनका चोली दामन का साथ है, या यहाँ बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं? और अगर योगा की इंस्पायरेशन है तो इंस्पायरेशन कहाँ से आई है आपको, और इतने कीन कीन इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ योगा में आपका? हाँ हाँ, दवाई दवाई मत देखिए, ठंडा रायता पी लिया कौन ये यार। जावेद अली, माइक म्यूट कर दीजिए। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि साइकोलॉजी, सबसे पहले आपने पूछा साइकोलॉजी योगा के दरमियान जो है क्या एक ताल्लुक है। देखिए, जहाँ तक साइकोलॉजी का सवाल है, साइकोलॉजी जो है वो इंसान के मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर की स्टडी है। इंसान के ह्यूमन, यानी साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो जब भी यहाँ से कोई मतलब कहते हैं लोचा, केमिकल दिमागी अगर केमिकल लोचा होता है और रवैये में भी कोई केमिकल लोचा होता है, तो वहाँ पर साइकोलॉजी हमें जो है काम आती है। ठीक है, उसमें कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, थेरेपीज होती हैं, वो हम जैसे सीबीटी हो गया, साइको एनालिसिस हो गया, बहुत सारे जो थेरेपीज होती हैं वो हम देते हैं। ठीक है, मैं नहीं देता, बल्कि साइकोलॉजिस्ट देते हैं। मैं सर्टिफाइड मैंने जस्ट जनरल साइकोलॉजी की है, कोई अपना क्लिनिकल साइकोलॉजी मैंने नहीं की। सो उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं साइकोलॉजिस्ट। अब रही बात योगा की, योगा जो है वो एक आर्ट ऑफ लिविंग है। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है योगा का पैशन का, कि मेरे अंदर पैशन कहाँ से आया, तो मेरा जो ताल्लुक है वो है सनातन धर्म से, हिंदुइज्म से मेरा ताल्लुक है। ठीक है, हिंदुइज्म में जितने भी जो हमारी जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक है वो बेस करती है सारी योगा के ऊपर जितनी। और योगा का जो बेसिकली मकसद है ना, वो है जुड़ना। योगा का मतलब है जुड़ने को। जैसे कि अभी हम एक दूसरे के साथ क्या कर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इट्स ऑल्सो योगा। हम एक दूसरे के साथ नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं, ये भी एक किस्म का योगा है, हम जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो योगा जो है वो ओवरऑल जुड़ने का नाम है। किसके साथ जुड़ने का नाम? अपने साथ, लोगों के साथ और नेचर के साथ। ठीक है, कुदरत के साथ जुड़ने का नाम है योगा। ठीक है, टू ज्वाइन। तो योगा के जो स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम करते हैं फिजिकली एक्सरसाइज, फर्स्ट स्टेप होता है। तो फर्स्टली जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे फिजिकली जो है हम स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अब मैं लिंक करता हूँ योगा का और साइकोलॉजी का किस तरीके से लिंक है। ठीक है, फर्स्ट जो है योगा जो काम करती है हमारे फिजिकल बीइंग पे। ठीक है, फिजिकल बीइंग पे काम करती है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है, हम सेकंड स्टेप में करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज योगा में। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपने जब देखा होगा अक्सर औकात जब लोग टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, या उदास होते हैं, परेशान होते हैं, या गुस्से में होते हैं, तो उनकी जो सांस की जो रफ्तार होती है ना, वो या तो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है या बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। तो योगा जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उस ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। और जब हम ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं तो हमारे इमोशंस जो है ना वो भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे टेंशन हो गया, और उदासी हो गई, मायूसी हो गई, तो ये भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है जब हम ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। और जब ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं, इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है आपने देखा जब सांस लेते हैं, हमारे ब्रेन क्यों काम नहीं करता ठीक तरीके से? क्योंकि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है, और उसी ऑक्सीजन के जरिए हमारा स्ट्रेस लेवल वो भी डाउन होता है। तो ना सिर्फ स्ट्रेस लेवल बल्कि जो डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, वो भी कंट्रोल होती है योगा के जरिए। तो पहला फिजिकल बेनिफिट हो गया, दूसरा इमोशनली बेनिफिट हो गया ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए, तीसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद उसके साथ साथ हमारा मेंटल जो 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 टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं। लास्ट एंड नॉट लीस्ट, जब हम मेडिटेशन में जाते हैं, यानी फोकस करते हैं अपने आप को, जब अंदर जाते हैं मेडिटेशन में, जिसको उर्दू में कहते हैं मुराकबा, जो हमारे सूफी लोग करते हैं, जो बहुत सारे सिलसिला लोग हैं, यानी हुसैनी हो गए, नक्शबंदिया हो गया, बहुत सारे सिलसिले, कलंदरिया हो गया, ये सारे जितने भी सिलसिले वाले सूफी लोग हैं वो मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं।
ठीक है, मेडिटेशन को जो है मुराकबा कहते हैं, तसव्वुफ इसको कहते हैं। तो ये करने से जो है हम लोग डायरेक्ट जो है हमारा जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट जो है नेचर के साथ होता है, यानी अल्लाह ताला के साथ। जो भी कुछ भी कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, कोई भी कुछ भी कहते हैं, जो भी नाम देते थे, तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन जो है वहां से हो जाता है। तो हमारा जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है वो भी बेनिफिशियल होता है योगा के जरिए। और इंसान भी 4 एलिमेंट्स से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट जो है बॉडी लेवल पे, जब इंसान जो बीमार होता है वो 4 लेवल पे होता है। बॉडी लेवल पे होता है, मेंटली लेवल पे होता है, इमोशनली लेवल पे होता है और स्पिरिचुअल लेवल पे होता है। तो योगा जो है इन चारों एलिमेंट्स पे हमें फायदा देता है। फिजिकली भी हमें स्ट्रॉन्ग करता है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करता है, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग करता है और स्पिरिचुअली भी हमें स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस वजह से मैंने योगा को चूज किया और योगा को अपना जो है पैशन बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है मेरा प्रोफेशन बन चुका है ये। जी थैंक यू सो वेरी मच मनोज भाई, थैंक यू मिस बुझान जी। मिस लुबना, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? मनोज भी कैसे हैं आप? बड़ी खुशी हुई आपको सुन के। मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो सबसे पहले ये बता दें कि आपकी आपकी अपनी स्मार्टनेस का राज जो है वो योगा ही है। और दूसरा मैंने आपसे ये पूछना था कि आप जो बात कर रहे हैं ना, आपकी बात में बहुत ज्यादा ठहराव है। तो शुरू से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है या इस फील्ड में आने के बाद ऐसी हुई है? और तीसरी बात मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी मेडिटेशन की बात आपने की, तो जब भी मेडिटेशन, जैसे मैं इस क्लास में हूँ ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए, तो मेडिटेशन में कर रही होती हूँ, तो मेरे जितने भी मतलब ख्यालात होते हैं ना बाकी इस क्लास के अलावा, वो उस वक्त माइंड में चल रहे होते हैं और इतनी तेजी से चलना शुरू हो जाते हैं कि मैं फोकस ही नहीं कर पाती मेडिटेशन के वर्ड्स के ऊपर या ब्रीथिंग के ऊपर। तो वो एकदम से ना मुझे ऐसे जैसे मेरे मतलब कानों में धक धक और इस तरीके से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं कि मैं मतलब जब भी मेडिटेशन करने की कोशिश करती हूँ मैं उस पर फोकस नहीं कर पाती, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता। जी लुबना शाहीन, आपने सबसे पहला जो सवाल पूछा तो वो है कि मेरी स्मार्टनेस का राज क्या है। तो स्मार्टनेस का राज भी बिल्कुल यही है। ठीक है, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। मैं जो है 35 साल का हूँ अभी। कल ही मेरी बर्थडे थी। 35 साल का पूरा जो है हो चुका हूँ। तो हैप्पी एक तो बिलेटेड ये बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो योगा जो है ये कहीं कहीं ये राज जो है योगा ही है। और सेकंड जो आपने सवाल कुछ पूछा था वो मैं भूल गया, क्या रिपीट करेंगे? पहला सवाल तो आपने पूछा स्मार्टनेस का, जी बिल्कुल योगा है। सेकंड दूसरा आपने मैंने क्या आपसे पूछा कि जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, आपकी बात में बहुत ज्यादा ठहराव है, हाँ जी सुन जी के जी बहुत बिल्कुल। सुकून आ रहा है, हाँ मजा। तो इसका जी जी मतलब ये आप शुरू से हाँ। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है या अब ऐसी हो गई? नहीं सर, मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट रहा हूँ। शुरुआत से मेरी पर्सनालिटी जो है वो इंट्रोवर्ट रही है। और मैं एक वक्त ऐसा था, जाहिर बात है बचपन में जब आप मिडिल, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है मिडिल क्लास से है, तो मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनकी जो लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, बहुत ज़्यादा। और मुझे जो बचपन में था, अगर मैं गलत ना हूँ तो डिस्लेक्सिया की मुझे जो है प्रॉब्लम थी। मुझे जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स जो मैथमेटिक्स नंबर होते हैं वो डांस करते नज़र आते थे हमेशा। मैं मैथ्स में हमेशा मैं पीछे रहा हूँ और हमेशा पीछे रहा हूँ। और अभी भी कभी-कभी जो है मैं मैथ्स में जो है काउंटिंग में मुझे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ रही है। तो इस पे मैंने जो है कंट्रोल किया, जैसे कि साइकोलॉजी से मैंने काफ़ी सारी हेल्प ली, उनसे मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की। और दूसरा जो है योगा, कुछ मुझे ऐसे टीचर्स मिले, जो मेडिटेशन के टीचर्स मुझे मिले, उन्होंने मुझे प्रैक्टिस दी बहुत ज़्यादा। अलग-अलग जो है मेडिटेशन, जैसे ब्रीथिंग मेडिटेशन हो गई, चक्रा हीलिंग मेडिटेशन हो गई, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो गई और क्रिया में योगा मेडिटेशन, बहुत सारी मेडिटेशन जो है मैंने सीखी और मैंने स्पेशल टीचर किया। तो उसी के ज़रिए जो है मेरे अंदर जो है ये चीज़ें पैदा हुई। तो ये चीज़ें होती है प्रैक्टिस के ज़रिए। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा ही जो है आपके अंदर जो है कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। और दूसरा जो है योगा जो है, मैंने पहले बताया, योगा जो है वो एक डिसिप्लिन का नाम है। ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है। अगर कोई इस चीज़ को कोई अपनाता है ना तो वो एक डिसिप्लिन इंसान बन जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं। सेकंड, आपने थर्ड सवाल अपने अपने बारे में पूछा कि
जब योगा के जब करते हैं तो बहुत सारे ख्यालात जो हैं वो एक साथ ही जो रोनुमा होते हैं बहुत ज़्यादा, जब आंखें बंद करते हैं तो ये होता है। माइंड का जो ये हमारे दो माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड होता है और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, दो माइंड होते हैं। अभी आप जो मुझे सुन रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड से सुन रहे हैं, और आपके माइंड के पीछे जो चल रहा है, पीछे जितने भी गेम चल रही है, मुझे खाना पकाना होगा, ये करना होगा, मुझे व्हाटएवर कोई भी हो सकती है, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, whatever, ये सारे जो माइंड, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत सारे, कुछ हैबिट्स होती हैं जो हम कर रहे होते हैं, या कुछ हम सुनते हैं किसी से, या ट्रॉमा, ये सारे जो चीज़ें होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही होती है। तो वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक स्टोर रूम है हमारे अंदर। तो जब भी हम आंख बंद करते हैं ना तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब वो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, आपके डिफरेंट डिफरेंट ख्यालात जो हैं वो आपके सामने पिक्चर्स के रूप में आ रही होती है, आपके आंखों के सामने। अब मजे की बात है, माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता ठीक है, लेकिन हाँ, कंट्रोल किया जा सकता है विद द प्रैक्टिस। तीन इस पर रूल है, तीन रूल्स हैं, पी, तीन रूल्स हैं, पी करके, यानी प्रैक्टिस 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 ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अगर हमें कोई अच्छा टीचर मिल जाता है तो हम उसी के जरिए जो है हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने माइंड को जीत सकते हैं। तो माइंड का काम है सोचना। आप अपने सोच को कभी भी नहीं रोक सकते, कभी भी नहीं रोक सकते। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। आप कुछ भी ना करें, आप जस्ट खामोशी के साथ ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करें, कुछ भी ना करें, और आप पैनिक भी ना हो, पैनिक भी नहीं होना, और खामोशी के साथ जस्ट ऑब्जर्व करें आंखें बंद करते, और देखें क्या चल रहा है आपके माइंड में, कहाँ कहाँ जो है आपके ख्यालात जा रहे हैं, क्या है। आया जो ख्यालात हैं वो हकीकत में मुबनी है या आपके अपने ही कोई दिमाग की कोई क्रिएशन है, ये आप देखें। और अगर वाकई अगर आपके जो ख्यालात हैं, अगर कोई मतलब ऐसी कोई है जिसमें बेचैनी हो जाए, परेशानी हो जाए, तो आप कोशिश करें उनको पेपर पे लिखें और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। और आज से बल्कि आप शुरू करें कि आप जब बैठे ना, शुरुआत में जब बैठें तो आप नोट करें डायरी में कि शुरुआत मेडिटेशन से पहले मेरे क्या क्या ख्यालात थे, मेरी कैफियत क्या थी, ठीक है। और जब आप मेडिटेशन में बैठें तब आप आंखें बंद करके जस्ट फोकस करें और देखें क्या हो रहा है आपके माइंड में, आपका माइंड कहाँ कहाँ घुमा रहा है और कौन कौन से ख्यालात आपके जहन में आए। फिर जब वो फोकस करने के बाद फिर जब आप आंखें खोलें, देन आप जो भी ख्यालात आपके पास आए उनको आप नोट करें, ठीक है। और मेडिटेशन के बाद आप देखें कि क्या कैफियत हुई आपकी, आया टेंशन हुई, फोकस नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है आप देखेंगे, फिर आप देखें आपके जो पेपर पे लिखा है वो ख्यालात वाकई हकीकत मुबनी है या नहीं है। अगर हकीकत में है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर हकीकत में नहीं है तो फिर और प्रैक्टिस करें, फिर आप दूसरे दिन चेक करें। ऐसे करते 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 फिर एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपके जो ख्यालात है ना वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो होना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा जो है वो वहाँ भी भाग रहा होता है, ये भी कर रहा होता है, उनको जितना हम मना करते हैं वो वही चीज़ कर रहा होता है कि ना करो ना करो, वो वही कर रहा होता है। लेकिन जब हम बच्चे को वो चीज़ जो चाहिए होती है हम दे देते हैं तो बच्चा क्या करता है, वो खेलते 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 क्या होता है, बच्चा उससे बेजार हो जाता है। तो हमारा माइंड भी सेम टू सेम बच्चे की तरह है। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो कहते हैं कि हमारा माइंड जो मंकी माइंड है, कभी यहाँ जब खाता है, कभी कहाँ, कभी कभी कहाँ, कभी कहाँ। तो हम इस मंकी माइंड को रिलैक्स करना है। कैसे रिलैक्स करना है? प्रैक्टिस करके, जस्ट फोकस करें, ठीक है। कंट्रोल नहीं करना हमें अपने माइंड को, जस्ट फोकस करना है, फोकस, बी फोकस कि कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो आज के बाद जब भी आप मेडिटेशन करें, जस्ट उससे पहले, मेडिटेशन से पहले आप नोट करें कि आपके ख्यालात क्या थे, आपकी कैफियत क्या है। और सेकंड, जब मेडिटेशन कर लें उसके बाद आप देखें मेडिटेशन के दौरान ही कि क्या क्या ख्यालात है, फिर जो ख्यालात है उसको पेपर पे आप नोट करें कि मुझे ये ख्यालात आए, और फिर उन ख्यालों को देखें कि वाकई ये हकीकत है या नहीं है, ठीक है। और कोई सवाल? जी।
थैंक यू सो वेरी मच मनोज भाई। मिस गुलशान, आपका कोई और सवाल है? हाँ जी मिस, मेरा है क्वेश्चन। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा। मतलब ना, आपका कोई सवाल है? आपने अभी अभी हैंड रेज किया हुआ है या आपका जी जी क्वेश्चन मैम। खत्म हो? जी जी, मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली मनोज भाई, आपने यहाँ पे जिक्र किया था जो लर्निंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया का, उसके साथ मैं पर्सनली कनेक्ट कर पाती हूँ। मेरे अपने घर में मेरे बेटे के साथ ये इशू था। नंबर्स तो वो ठीक कर लेते हैं, नंबर्स के साथ उनको स्टार्ट में प्रॉब्लम आई थी, मैंने उनके साथ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज की जिसकी वजह से ये इशू रिजॉल्व हुआ। अब उनके साथ जो मसला आ रहा है ना, ही इज ऑलमोस्ट 12 years old। वो जो अल्फाबेट्स हैं, जैसे इंग्लिश नहीं, उर्दू में स्पेशली, उनको कनेक्ट नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते, वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है उनको, वो उल्टे हो जाते हैं। इसके लिए जो नुक्तों का है आप प्रॉब्लम आता है ऊपर के बजाय नीचे। तो हाँ मैं इस मामले में आपसे ना कनेक्ट करना चाह रही हूँ पर्सनली, ताकि मैं इस पे थोड़ा सा काम कर सकूं अपने घर में। जी मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है किसी स्पेशलिस्ट जो है आप जाएं। यहाँ पर जो है आप कहाँ पर रहते, कराची में रहते हैं या कहाँ कहाँ पर हैं? रावलपिंडी, रावलपिंडी। रावलपिंडी से। तो आप जो है किसी जो हमारे पास साइकोथेरेपिस्ट होते हैं बहुत सारे, ठीक है, आप उनके पास आप लेके जाएं, ठीक है, साइकोथेरेपी। क्योंकि कभी कभार जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको स्पेशलाइज, जो हर कोई स्पेशल, जो मैं जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं आपकी जो है इस बारे में जो है मैं मदद हो सकता है कर पाऊँ या ज़्यादा मैं ना करूँ। तो मेरा मशवरा ये है कि आप किसी बच्चे को जो है किसी अच्छे प्रैक्टिशनर के पास लेके जाएं, ताकि वो मसला जो है वो रिजॉल्व कर सके। उनकी केस हिस्ट्री बनेगी पूरी, पूरा आपके पूरे जो घर का और फैमिली का जो है पूरा बैकग्राउंड पूछा जाएगा, कि आपका पूरा हिस्ट्री ली जाएगी आपसे, और उसके बिना पे जो है फिर उनका टेस्ट होगा, जो साइकोमेट्री टेस्ट होता है, कुछ बहुत सारे अलग अलग। उसके टेस्ट के ज़रिए जो है फिर उनको जो है अ, उनको उनका जो बीमारी है वो डायग्नोस की जाएगी, और फिर उस बीमारी को डायग्नोस करने के बाद फिर उनका ट्रीटमेंट प्लान बना जाएगा। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जो है किसी अच्छे क्लिनिकल क्लिनिकल के पास लेके जाएं किसी। जी, बाकी यूँ भी आप मैं भी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, मदद बहुत कर शुक्रिया सकता आपका। हूँ। जी मुझे एक्चुअली आपका नंबर भी चाहिए, अगर आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दें या मिस मरियम से मैं ले लूँ, तो उसके बाद जी, फिर आप जो है। मिस मरियम से लीजिए। जी ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू मिस गुलशान जी। मिस गुलशान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ, वालेकुम अस्सलाम राहुल भाई। जी मिस गुलशान। आपने अभी बात की थी कि योगा जो है ये एक हीलिंग प्रोसेस है, कि ये हील करता है स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली। ये 4 चीजें आपने कही थी। तो इन चारों में आपके ख्याल में, आप तो योगा एक्सपर्ट हैं, सबसे ज्यादा जो एक्सपर्टीज आपको कहाँ पे चाहिए होती हैं, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली या फिजिकली? और दूसरा, योगा जो है, जैसे साइकोलॉजी की आपने बात की, साइकोलॉजी है वो तो एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होती है ना, कि एक सिस्टमेटिक वे में आपने ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको आपने ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है। तो योगा जो है, योगा बेसिकली अगर हम योगा को डिफाइन करते हैं तो व्हाट इज योगा, योगा की डेफिनेशन क्या बनेगी? अभी पहले मुझे आप इस क्वेश्चन को बता दें, फिर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करती हूँ। लगता है आज पूरा सेशन जो है यही करने का इरादा है। क्या कहती हैं मिस मरियम? जी जी मनोज भाई, कोई मसला नहीं है, यू कैन कंटिन्यू। क्योंकि उनके काफी सारे सवाल थे मेडिटेशन से रिलेटेड ना। हम जब शुरू शुरू में मेडिटेशन करते हैं ना, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, हम्म बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें तंग करती हैं। तो उन सवालात का जवाब देना बहुत जरूरी है। हम्म जी। अ, देखें, योगा की जो डेफिनेशन है वो यही है, टू ज्वाइन। योगा जो अल्फाज जो है वो आया है संस्कृत जबान से, जिसका युज से आया है, ठीक है। हर किसी अल्फाज का एक रूट होता है, तो उसका रूट जो है वो संस्कृत जबान से, हिंदी जबान से आया है, जिसका मतलब है युज, युज से आया है, वाई यू जे, और उसका मतलब होता है जुड़ने को, ठीक है, जुड़ना अपने आप से। तो स्टार्ट में जो है आपको जब योगा करवाते हैं तो फिजिकली योगा करवाते हैं, डायरेक्ट जो है आपको जो है स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं लेके जा सकते कभी भी। तो स्टार्टिंग जो है, शुरुआत आपकी जो होती है वो फिजिकली ही होती है, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले आपको वार्म अप करवाया जाता है। एक एक
आपके जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होता है, हमारे जॉइंट्स हैं अलग अलग, जैसे नेक जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, ठीक है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है। तो ये सारे जॉइंट की जो है आपको एक्सरसाइज करवा जाती है एक एक, ताकि आपका एक एक पार्ट जो है वो हील हो, ठीक हो फिजिकली लेवल पे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपको बैक पेन है, कमर में दर्द है, जोड़ों में तकलीफ है, कहीं भी एक्सवाइजेड कहीं पर तकलीफ है, अगर आपको डायरेक्ट जो है स्पिरिचुअल लेवल पे लेके जाए कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, तो आपका फोकस कहाँ जाएगा? जी मिस गुलसाना। मैं तो कभी योगा की तरफ गई नहीं हूँ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ? आप गए हैं, आप बताएं ना। नहीं, मैं आप सवाल आपने समझा नहीं। अगर बिलफर्ज जो है आपको जो है आपको कोई कहीं पर भी एक्सवाइजेड किसी को, ठीक है, आपको सॉरी किसी को भी तकलीफ है, ठीक है, कहीं पर बॉडी पेन है, कुछ भी है, तो वो अगर आंखें बंद करता है, ठीक है, आंखें बंद करके उनके फोकस कीजिए, ठीक है, तो उसका फोकस कहाँ जाएगा? इसके साथ ही फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन अटैच हो जाएगा ठीक है, उसका कि फोकस जो अभी जाए। आपने बात की थी। हाँ जी 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 बताएं नहीं, जी जी। आपने कहा ना कि उसका फोकस कहाँ जाएगा। अगर फोकस की बात करेंगे तो मेरा दूसरा क्वेश्चन भी इसके साथ ही अटैच हो जाएगा कि अभी आपने बात की थी कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो कॉन्शियस से हम सब कॉन्शियस में चले जाते हैं, और सही। बाज़ औक़ात तो फिर ऐसा भी होता है कि जब आपने आंखें बंद की होती है तो आप सब कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में भी चले जाते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस है ना, जिसमें आप कहीं के कहीं भी जा सकती हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बंदा एक अगर वो रिग्रेशन की फेज में जा रहा था तो वो तो अनकॉन्शियस तक भी चला जाता है। तो बिल्कुल। अगर आंखें बंद करने की बात होगी तो ये मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन था कि मराकबा जो है वो हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में भी इसका एक बड़ा रोल रहा सही। है, और इसके बारे में पढ़ा भी है, और ये एक बड़ा इसका एक सिस्टमैटिक इफेक्ट भी आता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। तो अगर अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के दौरान में सबसे ज्यादा जो है वो अपीलिंग कौन सा पॉइंट होता है, सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था आपसे। देखें, मेडिटेशन के दौरान जो है हम आंखें जब बंद करते हैं, क्योंकि जब आंखें खुली होती है तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव रहता है हमेशा। हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो हम जो है एक लाशऊर, ठीक है, लाशऊर जो है हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है, लाशऊर स्टेट में पहुँच जाते हैं। सो उस पहुँचने के बाद फिर जो है सारे ख्यालात जो है वो रोनुमा होते हैं, ठीक है। हम अपने ख्यालों को कभी भी नहीं रोक सकते, कभी भी नहीं रोक सकते, लेकिन मैंने वही बात कही कि प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी हम ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं अंडर द टीचर, ठीक है। आप यूँ तो काफ़ी सारी मेडिटेशन प्रैक्टिस पड़ी हुई होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप सर्च करें यूट्यूब पे, ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी अंडर टीचर को के अंदर, तो फिर जो है वो टीचर जो है आपको गाइड कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप प्रैक्टिस के ज़रिए ही होती हैं, कंट्रोल हो जाती हैं, ठीक है। सो बहरहाल योगा जो है वो बेसिकली जुड़ने का नाम है, और योगा के काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आसन होते हैं, अलग-अलग आसन, फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं, जैसे मैंने बताया वार्म अप करते हैं, और उसके बाद फिर बहुत सारे आसन होते हैं, डिफरेंट स्टैंड के, खड़े होकर भी करते हैं, बैठ के भी करते हैं, और लेट के भी करते हैं, ठीक है, वो फिजिकली लेवल पे होता है। उसके बाद जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है हम अंदर इंटरनली लेवल पे करते हैं, ठीक है। वहां पर जो है जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तब हम जो है उस लाशऊर तक पहुंचते हैं, ठीक है। हम अपने माइंड को जो है, हम अपने आप को अपने सेल्फ के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो योगा जो है बेसिकली जुड़ने का नाम है, अपने आप से जुड़ने का नाम है, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। Thank you so very much, Manoj bhai. Miss Gulshan, is it clear to you? ये प्योर सवाल है। नहीं, अगर उन्होंने प्रैक्टिस करवानी है तो वो करवा दें, तो उसके बाद फिर अगर कोई क्वेश्चन करना हुआ तो हम बाद में कर लेंगे, कि ये क्वेश्चनिंग में फिर वो चीज़ डिले ना होती जाए। अभी उन्होंने पहले मेंशन भी किया इस चीज़ को। जी थैंक यू। जी मिस लैला। जी अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से, और सर मनोज
सबको हेलो एंड सलाम मेरी तरफ से। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला। और सर मेरा सिर्फ जस्ट एक ही क्वेश्चन है कि जहाँ तक हम बात मुराकबे की करते हैं तो उसमें जो मैं फील कह लें या पता नहीं, हर इंसान की डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं। जितने भी हम लोग बैठे हैं जब हम मुराकबा कर रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे सर ने कहा कि इसके भी लेवल्स होते हैं, टाइम टू टाइम अचीव करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड हो या सब कॉन्शियस माइंड। तो इसमें जहां तक आवाज का इफेक्ट है तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ आवाजें हैं, मतलब मुझे लगता है वो शायद आप बेहतर इसको डिफाइन कर पाएंगे, मैं शायद बात को उलझा ना दूं कहीं। साउंड मेडिटेशन की आप बात कर रहे हैं कि जब हम आंखें जी बंद जी करते हैं? जी 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप जब ये बेसिकली जब आप बहुत ज्यादा गहराई में जब चले जाते हैं ना, जब कोई आवाज ना हो आस पड़ोस में, कोई शोर शराबा ना हो, ठीक है, साइलेंस मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, कानों में जो है एयरबड्स लगा देते हैं, एयरबड्स या कुछ भी जो है हम जो प्लग होता है जब हम जो स्विमिंग करें तो वो हम लगा देते हैं। फिर आंखें जब बंद करने के बाद फिर जो है हमारे अंदर बहुत सारे साउंड होते हैं, जैसे कि दिल के धक धक के साउंड, धक धक धक, सांस का साउंड, जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ने का आवाज, बहुत सारी आवाज जो है ना वो हमें अंदर ही अंदर जो है सुनाई देती है। तो उसको जो है हम मेडिटेशन का साउंड ऑफ साइलेंस, तो ये होता है ऐसा जो, और ये इंटरनली सारा जो है सिस्टम होता है, इसके जरिए हम जो है बहुत सारे जो है साउंड हम जैसे कि वजीफे कहते हैं जिसको हम, वो वजीफे भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि या हय्यू या कय्यूम, ठीक है, अल्लाहू अल्लाहू या अल्लाहू, ये बहुत सारे जो तसव्वुफ जो सूफी लोग होते हैं वो अल्लाहू या हय्यू या कय्यूम, इसके पर बहुत ज़्यादा जो है वो मुराक़बा करते हैं, वो जोर जोर से जो है वो करते हैं, उनको चैंट करते हैं, जैसे कि जी सर। हमारे यहाँ पर ओम, हाँ हम जब ओम को चैंट करते हैं ओम करके, जी तो सर। सर या हय्यू अच्छा या जी 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 सर, मैं थोड़ा तस्बीह से हट के अगर बात करती हूँ, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना सब फर्स्ट टाइम ना मैम गुलसाना के साथ की ना, तो ऑब्वियसली हमारी हर क्लास में योगा होता है, मतलब ये मेडिटेशन होती है। तो वहाँ एक दिन ना अ, चली एक वॉइस, ऑब्वियसली एक वीडियो सर्च चलाते हैं ना, तो उसमें था एक वाटर की वॉइस थी। अच्छा, उसका इफेक्ट मैंने कुछ और फील उसको किया। ये नहीं कह रही या कोई खास स्पेशल फीलिंग्स आ रही थी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मतलब वो मुझे लगता है आवाज का बड़ा असर होता है, वो जो चल रही होती है जो हम सुनते हैं। अच्छा, एक दिन सर ऐसा था कि बांसुरी की आवाज थी बैक पे ना, मैम ने चलाया। एक दिन ये हमारी इन मैम साहिबा, ये जो मतलब क्लास हो रही है हमारी, यहाँ भी 1 2 3 दफा मैंने ऐसे महसूस किया किसी वॉइस में कि ये इसमें कुछ अलग से अट्रैक्शन है। तो सर इसमें क्या एक बात होती है, ये भी थोड़ा सा वजाहत कर दें तो थैंक यू सो मच। देखें, जहाँ तक साउंड की आवाज़ होती है ना, उसके हमारे माइंड के लेयर्स होते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गेमा, बहुत सारे जो है ना वो वाइब्रेशन जिसको कहते हैं, बहुत सारे, ठीक है, वेव्स होती हैं, वेव्स। तो इसी तरह साउंड की भी जो ना वेव्स होती हैं, ठीक है, साउंड की भी वेव्स होती है। तो जब हमारा कोई भी हम साउंड सुनते हैं तो वो हमारे ब्रेन को जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है, बहुत सारे। जैसे कि अगर मैं कोई उदासी, ये सॉन्ग के साथ भी ऐसा होता है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। जब कोई आप उदासी सॉन्ग सुने तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है ना वो कैफियत जो है वो उदास वाली जाती है, वो या तो पुराने जो है पास में चले जाते हैं, हाय 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 मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या ये, ठीक है, तो उस कैफियत, जो आशिक होगा वो उस कैफियत में चले डायरेक्ट, ठीक है, या जी जी सर। या कोई कोई सैड सॉन्ग, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कैसा देश, तो वो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, या उसका कोई कोई रिश्तेदार या कोई करीबी कोई फोर्थ कर गया तो वो डायरेक्ट उसको वो याद आएगा डायरेक्ट। तो साउंड का भी बड़ा असर होता है। और जैसे कि अगर मैंने कोई जोशीला गाना लगाया तो ऑटोमेटिक अंदर क्या जोश आना शुरू हो जाता है, ये जैसे कि अक्सर होगा जिम में जो है ना, जिम में आप जाए तो वहां पर बैकग्राउंड में ना वो जोशीला गाने लगा होते हैं ताकि जी बंदे सुने, और जब तो इस साउंड का भी बड़ा जो है इफेक्ट होता है, और म्यूजिक का भी बड़ा इफेक्ट होता है। तो ये हमारे जो इमोशंस जो होते हैं ना वो ब्रेन वेव्स उनको एक्टिव कर देता है। तो ये जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे क्वेश्चंस का आंसर किया। और सर वैसे तो लेट है हमारी तरफ से, पर हमें अभी पता चला। सर हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Thank you, Manoj bhai. Thank you, Ms. Lala. Ji, Asif bhai, your question, please.
जी मैम, जैसे कि मिस लुबना ने बताया कि बार बार जो है माइंड में ख्यालात आ जाते हैं, एक ख्याल निकलता है तो दूसरा ख्याल आ जाता है। जब हम छोटे बच्चे थे तो एक मोटी किताब होती थी, उसको हम बीच में पकड़ के जैसे पन्नों को एक साथ छोड़ते थे, सारे पन्ने चले जाते थे। इसी तरह दिमाग में भी मुख्तलिफ ख्यालात आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। अगर आप एक एक ख्यालात पे हम रुक गए ना, तो फिर वही पेज हमें पढ़ना पड़ेगा, वही हम सोचना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हमारे लिए ये बेहतर है कि हमें किसी भी पेज पे रुकना नहीं चाहिए। जो भी ख्याल आते हैं, एक तो ख्याल आए स्किप कर दो, ख्याल आए स्किप कर दो, ख्यालों को स्किप करते जाएं। तो यही एक जो है बेहतर तरीका है कि हमें जो ख्याल आते हैं कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, हम ख्यालों से बच जाएंगे, हम पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे। क्योंकि जैसे बड़ी मोटी किताब थी ना, बीच में छोटे थे, जब हम पकड़ के ऐसे पन्नों को छोड़ते थे बीच में, कितने पन्ने जो है एक साथ चले जाते थे। ख्यालात भी इस तरह से इंसान के माइंड में चलते रहते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कर सकते कि हमें ख्याल ऐसे आए ना, ये आते रहेंगे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इनको हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इनको सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हम इन ख्यालों को रोकें ना, किसी भी ख्याल पे रुके ना, किसी भी ख्याल के बारे में सोचें ना। अगर एक भी ख्याल पे हम एक भी पेज पे मिसाल रुक गए, तो फिर हमें वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, हमें उसकी आदत पड़ जाएगी, हम उस पे फिर रुकते रुकते जाएंगे। इस तरह से हम वही किताब पूरी पढ़ लेंगे जिस पे हम रुकते रहते थे, जिस ख्यालात पे अक्सर वही ख्यालात हमारे जहन में आके ब्रेक लगाएंगे। तो इसीलिए हमें किसी भी पेजेस पे रुकना नहीं चाहिए, जो भी ख्याल है उसको स्किप करते जाए, निकालते जाए। यही एक बेहतर तरीका है। थैंक यू। बस यही कहना तुम्हें। जी मनोज भाई, आसिफ भाई का सवाल ये था कि मेडिटेशन के दौरान जितने भी हमारे दरमियान दिमाग में ख्यालात आते हैं, क्या उनको हमें फोकस करना चाहिए या उनको इग्नोर करना चाहिए कि जो चल रहे हैं चलने दो, और मेरी जो फीलिंग्स है मैं उन पे फोकस रखूं? देखें, हमें ना फोकस करना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपल जो है जस्ट देखना है कि चल क्या रहा है हमारे माइंड में। ठीक है, आप रोकने की कोशिश करेंगे, पकड़ेंगे, नहीं रुकेगी कभी भी। ठीक है, आप जस्ट फोकस कर छोड़ दें, जैसा चल रहा है, जैसे आंखें बंद करके जस्ट बैठे रहें। ठीक है, आंखें बंद कर जैसे वैसे अब देखिए कि क्या हो रहा है, क्या माइंड में चल रहा है आपके दिमाग। और मैंने जैसे कि शायद मैं गलत नहीं हूँ, लोबना को मैंने प्रैक्टिस बताई कि आप पहले नोट करें शुरुआत में कि शुरुआत में यानी मेडिटेशन से पहले आपकी क्या कैफियत थी। ठीक है, आपकी क्या कैफियत थी और क्या ख्यालात आ रहे हैं। फिर जब मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो आप देखें कि क्या क्या ख्यालात आ रहे हैं आपके माइंड में। फिर उन ख्यालों को आप जो नोट करें कि हाँ, मुझे ये ख्याल आता है, ये ख्याल आता है, ये ख्याल आता है। फिर आप देखें कि आया वो जो ख्यालात है वो हकीकत पे मबनी है या नहीं है। जब आप नोट कर लें, फिर आप देखें कि हाँ हकीकत में मबनी है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसको रिजॉल्व करें। और अगर वो ख्यालात हकीकत मबनी है तो फिर लेट इट गो। ठीक है, उनको आप क्रॉस मार दें। ठीक है, कैंसिल कर दें, जस्ट कैंसिल। ठीक है, कैंसिल करके फिर या तो फिर वो जला दें या मोड़ के फेंक दें कहीं पर भी। ठीक है, ये इस तरीके से। बहुत ही ख्याल आते हैं ना, कितने ख्याल लिखेंगे, एक ख्याल निकलता है दूसरा जाता है, एक निकलता है दूसरा जाता है, तो आप लिखने में लिखते टाइम रहें, लगेगा ना। फिर भूल भी जाते हैं कि कौन सा ख्याल आया था, वो ख्याल भी भूल जाते हैं हम कभी कभी। जो ख्यालात याद हो वो आप लिखें। इट्स जो प्रोडक्शन ख्याल, जारी रहता है ना। हाँ, जो ख्यालात हो वो आप लिखें। ठीक सही है, से। हाँ। जी मिस्टर वेरियर। अस्सलामुअलैकुम। सर वालेकुम। मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा कि ये जो मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये फ्रीक्वेंसीज का और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का क्या चक्कर है, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। हर डिजायर की एक अलग मैं देखती हूँ फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, तो इसका थोड़ा सा आप थोड़ा सा अगर इसको हाईलाइट करें, बताएं, थोड़ी सी रोशनी दें। देखें ये ये तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट। देखें, मैनिफेस्टेशन को तो वो अलग ही चैप्टर है हमारा। ठीक है, वो अलग ही चैप्टर होता है। ठीक है, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत सारे। इंटरकनेक्टेड ना विद ईच अदर के। देखिए, वो तो अलग मैटर है वो पूरा, उसके लिए उसकी पूरी एक अलग ही साइंस है कि आप जो है जिसमें अफर्मेशंस होती हैं कि आप अफर्मेशंस आप करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप से जो है पॉजिटिवली बात करें। यस, आई एम चैम्पियन, आई कैन डू इट, इस तरीके से कुछ अफर्मेशंस होते हैं।
कुछ विजुअलाइजेशन होती है जो आंखें बंद करके जैसे इमेजिन विजुअलाइज करते हैं कि हाँ वो चीज़ जो है वो हो चुकी है मेरे साथ, वो आ चुकी है मेरे पास। और कुछ ग्रेटिट्यूड होते हैं, ग्रेटिट्यूड कहते हैं थैंक यू क्या नहीं, आया कि मैं वो ये पूछना चाह रही हूँ सर कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या चक्कर है इसमें, अगर आपके थोड़ी कुछ शेयर करेंगे। नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं, आप जानकारी नहीं। ओके, जी मिस गुलशान, आपका कोई सवाल है? जी मिस मरियम, मनोज भाई आपसे पूछना था कि ये जो ख्यालात का एक तसलसल चलता रहता है इंसान के दिमाग में, अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं इस हीलिंग प्रोसेस को, पहले नंबर पे तो आ गया फिजिकली के, दूसरे नंबर पे जहां अगर मेरी करेक्शन करने की ज़रूरत हो तो आप दरमियान में इंटरप्ट कर सकते हैं कि पहले नंबर पे योगा का जो हीलिंग प्रोसेस है वो फिजिकली होगा, उसके बाद होगा वो मेंटली, थर्ड नंबर पे होगा वो इमोशनली, और फाइनली होगा वो स्पिरिचुअली। अगर ये हीलिंग प्रोसेस इसी तरह से चलता है तो जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर ख्यालात का तसलसल आपने तो किया है, ख्यालात का तसलसल कैसा हो जाता है? और मेरा ख्याल है कि जब आप उस लेवल पे पहुंचते होंगे तब वहां पर जाके ख्यालात जो हैं वो उस तरह से इंटरप्ट नहीं करते होंगे आपको, जिस तरह से आपको फिजिकल लेवल पे करते होंगे। इसमें कोई फर्क आ जाता है कि नहीं? जी बिल्कुल, हमारे ख्यालों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, क्योंकि जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो जब गहरी जब हम सांस लेते हैं तो वो जो है ना सिर्फ हमारे फेफड़ों से ज़्यादा होता है बल्कि जो है हमारे ब्रेन को भी जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है, ब्रेन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। जब हमारा वो कंट्रोल में आना चाहिए था, हमारे ख्यालात वो हमारे ख्यालों को भी कंट्रोल में कर देते हैं हमारे, यानी जो ज़हनों में जो ख्यालात होते हैं ना उनको स्लोली जो है वो काम डाउन कर देता है, शांत कर देता है वो, ठीक है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे जो स्ट्रेस लेवल है वो जीरो हो जाता है और हम जब बैठते हैं तो वो फौरनली जो है हम उस स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां पर जो है अलग अलग कैफियत होती हैं, जो काफ़ी ऐसी कैफियत होती हैं जो हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो ये जो योगा का जो मामलात है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि हम बयान नहीं कर सकते, हम सोचते हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल हल्की हो चुकी है और हम जो है वो हवा में अभी उड़ना शुरू कर देंगे। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो बिल्कुल खाली हो चुका है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी अलग-अलग कैफियत होती हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। और कभी-कभी हमें ऐसा बिल्कुल हम रिलैक्स हो चुके हैं, पुरसुकून हो चुका है, हमारा बॉडी जो है बिल्कुल हल्की जो, और कभी-कभी ऐसा होता है हम बॉडी ही नहीं है, कि हमारी बॉडी ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हर इंसान को जो है वो अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैटर है, ऑब्जेक्टिव मैटर नहीं है। और वाक़ई में जो आपने कहा वो ऐसा होता है, बिल्कुल। जी, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? किसी और का कोई सवाल है? मैडम मैं सर से ये पूछना चाहूँगा कि जब हम बाज़ औक़ात हेक्टिक रूटीन से बहुत ज़्यादा फटीग्ड हो जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स हमारे ऐसे काम होते हैं जो रेपिटेटिव होते हैं, हमें डेली करने होते हैं, नया काम नहीं उसमें होता। समटाइम्स वो प्रोडक्टिव भी नहीं होते, मैकेनिकल होते हैं। तो कुछ दिन के लिए तो मोटिवेटेड रहा जा सकता है, नहीं अपने आप को फोर्स किया जाता है कि चलें काम करना है ये अच्छा। लेकिन एक स्टेज ऐसी है, फॉर एग्जांपल मैं दिन के 5 एक वीक के 5 दिन तो मोटिवेटेड रहता हूँ, लेकिन छठा और सातवां दिन मैं डीमोटिवेटेड हो जाता हूँ। वो एक दिन मेरा और लग जाता है कि अपग्रेड करने में, चल खैर है नया वीक शुरू हो गया, चल एक दिन पूरा सो ले। क्या करें इसके लिए? ये जो हमारे 5 दिन की हेक्टिक एफर्ट होती है वो 3 दिन में उसको ज़ाया कर देते हैं। देखें, हम काम को जो है वो बोझ की तरह हम लेते हैं। जब भी कोई हम काम एक चीज़ हम बार-बार कर रहे होते हैं तो वो हमें इंसान जो है ना वो असल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि आज जैसे चीज़ों के हवाले से हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आज एक चीज़ हमें जो पसंद है, वो जब हमें हासिल हो जाती है ना, तो फिर ऐसा होता है कि जब
उससे थोड़ी सी एडवांस कोई चीज आती है तो हमें फिर वो चाहिए होता है। तो वो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें वैसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी बहुत कम निकले। तो ये इंसान जो है वो ख्वाहिशें जो ना, ख्वाहिशें वो कभी कम नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। वो एक ख्वाहिश के ऊपर ख्वाहिश, ख्वाहिश के ऊपर ख्वाहिश, ठीक है, डिजायर के ऊपर डिजायर। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें जो है हम अपने कोशिश करें कि हम जो है कुछ अलग चीजें करें, अपने टास्क को थोड़ा सा आज हम कोशिश करें कि कुछ डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करें उसको, उस चीज को। और दूसरा, हम अपने काम को जो ना, काम को जैसे कहते हैं इबादत कर, ठीक है, हम डेली नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। आई होप कि किसी को कोई वो नहीं होगा कि हम 5 वक्त की नमाज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारा फर्ज है। और हम जो है बिना किसी लालच के हम करते हैं, बिना किसी डिजायर के। तो अगर हम काम को जो है अगर इबादत के तौर पे देखें कि हाँ ये हमारे पर है, ये फर्ज है, जरूरी है ये हमें करना, तो अगर हम उस तरीके से हम सोचना शुरू करें, यानी हम अपने ख्यालों को, हम हमारे जो पर्सपेक्टिव है, नजरिए को हम थोड़ा चेंज कर दें, तो फिर वो काम में जो है ना वो फटीग और वो चीजें जो है वो आई होप के वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। और फिर काम में जो है ना वो मजा आना शुरू हो जाएगी कि हाँ ये काम नहीं, ये इबादत है, ये करना ही करना है। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जी मिस गुलशान। मनोज भाई, अभी आपने कहा ना कि ये जब हम ये जो योगा का प्रोसेस चल रहा होता है, तो इस प्रोसेस में जो है आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो नहीं है। तो सब्जेक्टिव मीन्स टू से ये सब्जेक्टिव जो वो उसी रेफरेंस में था ना, जिसको हम साइकोलॉजी की जुबान में अगर उर्दू वर्जन हम इस्तेमाल करें उसको तजलील बोलते हैं, जोए वाला, जाल वाला तजलील नहीं, जोए वाला तजलील। इसमें जिल से निकला है कि इस तरह से आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ये बेसिकली ये पर्सनालिटी का जो चैप्टर बन जाता है, उसमें ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की जो टर्म्स है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो जब हम इसको सब्जेक्टिवली लेते हैं कि ये चीज़ जो है इस तरह से इस वे में चलेगी, तो वो मेंटल लेवल पे मेंटल प्रोसेस जब आपका हो रहा था, वहाँ पर सब्जेक्टिव जो पैमाना है वो वहाँ पर ज्यादा लाई करता है या स्पिरिचुअल लेवल पे जाके? देखें, हर एक स्टेज होती है में फिजिकली, सबसे पहले जो इंसान फिजिकल लेवल पे जो है वो वर्क करता है। तो ये जो सेकंड जो लेवल होता है वो इमोशनली और मेंटली एक बैलेंस होता है, इन दोनों का कनेक्शन जो है एक साथ होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज पे जो है वो फिजिकल, स्पिरिचुअल लेवल पे आखिरी में जाता है, वो लास्ट स्टेज है, वो सबसे हाई स्टेज जो लास्ट स्टेज है वो स्पिरिचुअल लेवल है। उनके दरमियान जो है ना, दरमियान वो हम जो कनेक्ट करते हैं ना वो हमारे मेंटली और इमोशनली तौर पे पहुंचते हैं योगा में, ठीक है। तो लेयर्स है, एक सीढ़ियां हैं। तो सबसे पहले जो सीढ़ी है हम फिजिकल लेवल पे चलते हैं, उसके बाद फिर जो हम नेक्स्ट स्टेप पे जो चलते हैं फिर इमोशनली और मेंटली एक साथ जो है पैरेलल चल रही होती है। जैसे कि इंसान चिड़चिड़ा है, ठीक है, चिड़चिड़ा है या उदास है, तो जैसे ही हमने जो है प्रैक्टिस की, हमने जैसे कि बहुत सारा तनाव है, टेंशन है, माइंड यहाँ वहां भाग रहा है, तो कुछ एक्सप्रेस होती है सांस की, जैसे बीपी, जिसमें बीपी भी कंट्रोल, इसको कहते हैं अल्टरनेट प्रैक्टिस, अल्टरनेट नॉस्टिल प्रैक्टिस, जिसको अनुलोम विलोम प्रैक्टिस भी कहते हैं। वो कैसे करते हैं, हम जो है इस तरीके से साइन बनाते हैं, इस तरीके से हाथों को अपने, ठीक है, हाथों को इस तरीके से साइन बनाते हैं, अंगूठे से सीधा नाक बंद करते हैं अपना, ठीक है, अंगूठे से सीधा नाक बंद करते हैं, और फिर लेफ्ट से हम सांस लेते हैं, लेफ्ट से सांस लिया, फिर लेफ्ट को बंद करके हमने राइट से सांस छोड़ी, फिर राइट से सांस ली, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ी, फिर अगेन दोबारा ये प्रोसेस करते हैं, लेफ्ट से सांस ली, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस छोड़ी, फिर राइट से सांस ली, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ी। तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल प्रैक्टिस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये इसको अनुलोम विलोम कहते हैं हिंदी में। तो इसके ये जब हम करते हैं ये प्रैक्टिस,
तो इससे क्या होता है, हमारा जो फिजिकल लेवल है उस पर हमारा जो बीपी जो है वो कंट्रोल में आता है। सेकंड, हमारे इमोशंस जो है वो भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं। और जो मेंटली जो लुबना है अगर वो है, तो ये प्रैक्टिस करने से हमारे जो ख्यालात होते हैं उसमें भी कंट्रोल आना शुरू हो जाता है हमारे, ये प्रैक्टिस करने से, या बिफोर मेडिटेशन। तो इस तरीके से जो हम जो मेंटली लेवल है उसको रिलीज करते हैं, और फिर जब हम मेडिटेशन करते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं, फिर जाके जो है हम लोग लास्ट स्टेज को कनेक्ट करते हैं। तो ये सीढ़ियां हैं जी। ओके पार्टिसिपेंट्स, आई होप कि आज मेडिटेशन और योगा के बारे में काफी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे, और अब आपको बहुत सारी क्लैरिटी भी मिल गई होगी कि मेडिटेशन और योगा जो है वो बेसिकली आपकी जिंदगी और आपकी डे रूटीन को किस तरह से बेहतर और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मनोज भाई, लास्टली हमारे पास अगले 5 मिनट है आपके पास, कोई एक एक्सरसाइज जो कि बहुत हेल्दी और बहुत फ्रूटफुल हो हमारे लिए, आज को शेयर करते, ताकि कल इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ प्रॉपर योगा और मेडिटेशन जो है वो 15 मिनट का जरूर कराएं। ठीक है मिस जी सिर्फ आपका कोई सवाल है? हाँ यस, कब से सुन रही थी तो वजह से तो अभी सवाल है जहन में। सर मैं ना लैपटॉप पे बैठ के काम करती हूँ, मोटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। आप मुझे बताएं कोई एक्सरसाइज जिससे हम बैठ कर जब काम करें हमारा वेट गेन ना हो, कोई ऐसे एक्सरसाइज बता दें। जब सब कहने लगेंगे तुम बहुत मोटी हो गई हो, सर प्लीज गर्म से हेल्प कर दें। देखें ऐसे मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता कि, क्योंकि पूरा इसका जो है प्रोसेस होता है, पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनता है इसका पूरा का पूरा एक वेट लॉस के लिए। तो वो आपको जो है इसके लिए जो है कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि अपना प्लैंक जिसको कहते हैं, तो वो करना, प्लैंक जितना आप अपने आप की कंट्रोल कर सकते हो वो आप करें प्लैंक करके, ठीक है, जितना आप कर सकते हैं। और हाँ, कोशिश करें खाली पेट करें। दूसरा जो है खाने से 15 मिनट पहले, खाने से 15 मिनट पहले आपके जो ये कान है, ये कान के जो हिस्से हैं, ये अंदर का हिस्सा, इससे जो है आप 15 मिनट के लिए, 15 मिनट यानी खाने से 15 मिनट पहले आप प्रेस करें दोनों कानों को, ठीक है, दोनों कानों के जो अंदर की साइड में, ये अंदर, ये इस तरीके से, ये बाल, ये जो है कान का, ये और अंदर, इससे आप प्रेस करें, तो इससे भी जो है आपके वेट में कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। तीसरा, खाने के बाद आप जो है, जैसे कि हम लोग नमाज से पढ़ते हैं ना, वो कैसे क्या कहते हैं, रकू में, आप खाने के बाद जो है रकू में बैठना शुरू कर देते हैं, सीधा कमर सीधी रखें और रकू में बैठना शुरू करते हैं। तकरीबन शुरुआत में बैठा नहीं जाएगा, तो आप जितनी देर बैठ सकते हैं उतना आप बैठें, ठीक है, कोशिश करें जितनी आप टाइमिंग बढ़ सकते हैं। तो खाने के बाद फिर आप ये करें, उससे क्या होता है, पेट की जो चर्बी वगैरह है वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो प्लैंक। तीसरा जो है ये खाने से पहले ये प्रैक्टिस, और जब खाने के बाद फिर आप रकू में बैठे, ठीक है। और एक और भी है, हमारे पास बेलन आता है, बेलन या बेलन नुमा कोई भी लकड़ी का रोल हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो जमीन पे रख के, आप कुर्सी पे बैठे पहले और वो जमीन पे रखें, और उसके पर अपने पैरों के पंजे जमा के फिर आप उसको पैरों से, जैसे हम रोटियां कैसे करते हैं, चला रोटी हम इस तरीके से, तो पैरों से जो है ना वो आप करें, पैरों के तलवे आप रगड़ें, उसके ऊपर पैर पूरा जमा के, पूरा कस के, फिर आप रगड़ें, कम से कम 15 मिनट ये आप करें। तो इससे जो है इंशाल्लाह आपका वेट जो है वो जो भी है लूज करना जो है आप शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जी। थैंक यू सर। आप मुझे ये बताएंगे कि रात को पैरों में कौन से तेल से मालिश करें? आपसे मैं वैसे बात कर सकती हूँ अलग से, इस सेशन के बाद आप टाइम दे सकते हैं? मिस मरियम से आप जो है नंबर ले सकती हैं, ठीक है। ओके, सो डियर पार्टिसिपेंट, तो आज जो है हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद फिर जो है हम कुछ थोड़ी देर के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सब लोग जो है वो सीधे बैठ जाएं, ठीक है, सब लोग सीधे बैठ जाएं, और
लेफ्ट हैंड से आप वाव पोजीशन बनाए, लेफ्ट हैंड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड से वाव पोजीशन बनाए और ये पोजीशन बनाते हुए ये उल्टा हाथ जो है अपने पैर पे रखें, लेफ्ट पैर पे, ठीक है, लेफ्ट पैर पे रखें, ठीक है, यानी घुटने पे, ठीक है, अपने घुटने पे रखना है, ठीक है, और सीधे हैंड से ये साइन बनाए इस तरीके से, ठीक है, ये, ठीक है, 2 उंगलियां ये इस तरीके से होंगी। अब ये जो 2 उंगलियां हैं ये हमें रखनी है यहाँ पर, ठीक है, हमारे यहाँ पर माथे पे, ठीक है, 2 उंगलियां रखनी है माथे पे और अंगूठे से हम बंद करेंगे अपना सीधा नाक, ठीक है, और इस वाली उंगली से, इस वाली से उंगली बंद करें हमारा लेफ्ट नोज, ठीक है, तो इस तरीके से कोई पोजीशन बन जाएगी, इस तरीके से, इस वाली उंगली से हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है, लेफ्ट से हमें वाव पोजीशन बनाना है, ठीक है, और सीधे हाथ से हमें ये 2 उंगलियां हमें रखनी है माथे पे और अंगूठा रखना है हमारे यहाँ पर राइट पे और ये वाली उंगली जो है रिंग फिंगर रखनी है हमारे यहाँ पर लेफ्ट पे, इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। अब करना क्या है, करना हमें ये है कि सबसे पहले हमें दोनों नाक से सांस लेनी है, ठीक है, जब दोनों नाक से सांस लेनी है फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से नाक सांस छोड़नी है, ठीक है, पहले दोनों नाक से सांस लेनी है फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस छोड़नी है, ठीक है, फिर राइट से सांस लेनी है और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़नी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 साइकिल। फिर दोबारा लेफ्ट से सांस लेनी है, लेफ्ट को बंद करके लेफ्ट से सांस, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस छोड़नी है, फिर राइट से सांस लेनी है, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़नी है। तो मैं जब मैं कहूँ जो जो मैं इंस्ट्रक्शन दूं उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएंगे, ठीक है, और जब मैं कहूँ कि रिलैक्स तो फिर आप दोनों हाथों को जो है वाव पोजीशन बनाते हुए अपने घुटनों पे रख देंगे और आंखें बंद रहेंगी आप सभी की, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर है, अगर इंस्ट्रक्शन क्लियर है तो प्लीज थम्स अप शो कीजिए, इंस्ट्रक्शन क्लियर है तो थम्स अप शो कीजिए प्लीज। ओके, तो सब लोग सीधे बैठ जाएं, उल्टे हाथ से वाव पोजीशन बनाएं और सीधे हाथ दोनों उंगलियां जो है ये रखें माथे पे, ठीक है, और आंखें बंद करें, कमर सीधी। सबसे पहले दोनों नाक से सांस लीजिए और लेफ्ट नोज को बंद करते हुए राइट से सांस छोड़ें। अब राइट से सांस लीजिए, अब राइट नोज को अंगूठे से बंद करते हुए लेफ्ट से सांस छोड़ें। अब दोबारा लेफ्ट से सांस लीजिए, अब लेफ्ट नोज को बंद करते हुए राइट से सांस छोड़ें। अब राइट से सांस लीजिए, अब राइट नोज को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस छोड़ें। अगेन लेफ्ट से सांस लीजिए और लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से सांस छोड़ें। अब राइट से सांस लीजिए और राइट को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस छोड़ें। एक और बार लेफ्ट से सांस लीजिए और लेफ्ट नोज को बंद करते हुए राइट से सांस छोड़ें। अब राइट से सांस लीजिए, अब राइट नोज को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस छोड़ें। एक और आखिरी बार लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से सांस छोड़ें। अब राइट से सांस लीजिए और राइट नोज को बंद करते हुए लेफ्ट से सांस छोड़ें। अब रिलैक्स, अब दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखें, आंखें बंद और कमर सीधी। आप देखेंगे कि आपके सांसों का पैटर्न बदल चुका होगा। आप देखें, फोकस कीजिए, आपके सांसों का पैटर्न
वो बदल चुका होगा। और जस्ट साइलेंटली ऑब्जर्व करते जाएं। आंखें बंद रखें, कमर सीधी, दोनों हाथ घुटनों पे, और जस्ट साइलेंस ओके, जस्ट ऑब्जर्व कि क्या चल रहा है हमारे अंदर। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें जस्ट साइलेंस होके जस्ट देखते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है कि क्या चल रहा है। जस्ट कीप ऑब्जर्विंग and keep checking yourself. अपने आप को चेक कीजिए। बिल्कुल खामोश होके शाबाश। Just keep remain silence and observe yourself. और ऑब्जर्व करते हुए अपने दिल ही दिल में इस पूरे यूनिवर्स का थैंक यू कीजिए अपने दिल ही दिल में। इस पल के लिए थैंक यू कीजिए, इस वक्त के लिए थैंक यू कीजिए, अपनी प्यारी जिंदगी के लिए थैंक यू कीजिए। थैंक यू करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। अब अपनी गर्दन को धीरे धीरे नीचे को झुकाएं, अपनी गर्दन को धीरे धीरे नीचे को झुकाएं और अपने चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लाएं, प्यारी सी मुस्कान लेके आएं और प्यारी सी मुस्कान के साथ सभी लोग अपनी आंखें धीरे धीरे खोल दीजिए। It means yoga is the some kind of hypnotism. इनका आपस में कोई ताल्लुक है? hypnotism का और योगा का कुछ तो कनेक्शन है इसमें, कुछ तो है सिमिलैरिटी। सारी चीजें जितने भी ना, ये सारी जितनी चीजें ना वो इंटरकनेक्टेड है। सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, समझे? सारी चीजें, और ये कहीं ना कहीं जो ना हर चीज का कहीं ना कहीं से रूट आता ही आता है। तो मेडिटेशन में जो है एक किस्म से आप बिल्कुल एक हिप्नोटिक, ठीक है, इसको कहते हैं योग निद्रा कहते हैं। और योग निद्रा जो है वो हम लेट के जो है ना वो करते हैं। आपने शायद साइकोलॉजी पढ़ी होगी, तो उसमें प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन मेथड होता है, लिटा के जो है वो करते हैं, एक एक पार्ट को जो है वो रिलैक्स करते हैं। तो उसको जो है योगा की जबान कहते हैं योग निद्रा, ठीक है। और वही सेल्फ हिप्नोसिस होता है। हिप्नोसिस में यही प्रोसेस होता है कि सबसे पहले जो है हम अपने आप को उस स्टेज पे लेके जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर सो कर जी बिल्कुल जी।
जी। और हम अपने हाँ आप जी से चलते बिल्कुल। हैं। ये जी। ये जो हिप्नोटिज्म है इसमें तो आपका अनकॉन्शियस जो है वो उसको भी हाँ, रिवील कर लिया जाता है, हाँ, बिल्कुल, उसकी भी रिवीलिंग हो जाती है ना। तो बिल्कुल। ये इसका इसका कनेक्शन तो जरूर है फिर उसके साथ कि आप हाँ, यहाँ से बहुत अच्छे ख्यालात में भी चले जाते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से उसमें डिप्रेशन के पेशेंट्स को डीप ब्रीथिंग करवाई जाती है, हाँ, तो हाँ, ये एक फेज उसकी भी आ जाती है इसके अंदर। और फिर जब इसमें बहुत ज्यादा वो आप अब महव हो जाते हैं, आप एक एक कनेक्शन आप ये जो फिजिकल वर्ल्ड है इसके साथ जब आप कनेक्टिंग नहीं रहते, एक लेवल तक चले जाते हैं, तो वो तो हिप्नोटिज्म की फेज आनी शुरू हो जाती है ना उस वक्त पर्सनालिटी में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। थैंक यू सो वेरी मच मनोज भाई। होप सो कि आज की मनोज आपकी क्लास और हमारी योगा की क्लास काफी प्रोडक्टिव रही। पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत सीखा उन्होंने कि ये क्यों जरूरी है और हम इस रेहान स्कूल सिस्टम में इसको क्यों फॉलो करते हैं। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस थी, लेकिन इंशाल्लाह कल जब आप 15 मिनट का इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये कितनी ज्यादा फ्रूटफुल और आपके लिए कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो थैंक यू सो वेरी मच मनोज भाई फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर अस एंड विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने प्यार से मुझे सुना और मुझसे इतने